नमस्कार, ताल ठोके स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्याली। तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, लेकिन ये प्यार जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों से ही है या सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान तक ये प्यार जाता है? ये सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर डीडीसी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। उस गठबंधन के साथ जो इन चुनावों में जीत दर्ज कर ये दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना गलत था, जो अपनी जीत को 370 की बहाली के लिए मिला जनादेश बताना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती चाहते हैं कि आर्टिकल 370 बहाल किया जाए। पाकिस्तान तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसी बात को, इसी मांग को दोहराता रहा है, लेकिन गुपकार गैंग में शामिल होकर क्या कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच फिर से एक नहीं दिखाई देती? इसीलिए बीजेपी ने गुपकार को पाकिस्तान का गुप्तचर अलायंस नाम दिया है। इसी खबर के सभी पहलुओं पर होगी बात, जल्दी से बता देते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने ठाना है 370 को फिर से लागू कराना है? क्या तिरंगा नहीं उठाने वालों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी? घाटी के चुनाव में देश विरोधी दाव क्यों? दलहित देश हित से ऊपर कैसे हो सकता है? और जो कि बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के गुप्तचर गैंग के साथ है और कांग्रेस पार्टी क्या पाकिस्तान की गुप्तचर है? वही सवाल जो बीजेपी उठा रही है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहित भान है, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। इफ्तिकार मिसगर हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। और सनम शाह यूथ लीडर हैं जेएनके कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ है। पहला सवाल सनम शाह मेरा आप ही से, और सवाल वही जो बीजेपी की तरफ से आज उठाया गया। उन्होंने कहा गुपकार गैंग के साथ आप, गुपकार अलायंस, जिसकी एक पार्टी कहती है चीन के साथ मिलकर 370 को वापस लाया जाएगा, जिसकी दूसरी पार्टी की नेता कहती हैं कि तिरंगा नहीं उठाएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये क्लैरिटी दे दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को एंडोर्स करती है, समर्थन करती है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात, हमें आज हैरानगी की महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने वो काले दिन आज नजर आना शुरू हो गए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की जो अमन चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बात करना चाहता हूं मैम, जम्मू कश्मीर में कभी तिरंगे के नाम पर सियासत हो रही है, कभी चाइना को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जब हम ये पूछते हैं कि चाइना लद्दाख के अंदर 38,000 स्क्वायर फीट आ गया है, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री वहां पे बात नहीं करते हैं। जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए, तबाह और बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 370 को रियासत जम्मू कश्मीर से तोड़ा, हमें अंधेरे कोठी में बंद करके, रात को हमारे घरों में ताले लगा के, यहाँ की मेन स्ट्रीम लीडर से बात नहीं की, यहाँ के लोगों से पूछा नहीं। आपने जमहूरियत की और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, बट वो वक्त दूर नहीं है। ये जो गैर कानूनी तरीके से 370 और 35 जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडे राज से तोड़ा है, आज उपकार के नाम से इनको क्यों डर लग रहा है? इनको पता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अपने इस वोट से, अपने इस हाथ के वोट से बताएंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सवालों का जवाब दे रहे हैं कि चौक सभा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। एक सेकंड चौक सभा कर रहे हैं क्या कहीं? सनम शाह मेरा सवाल हमारी आबाद थी, मेरा सवाल सुनिए पहले। आपने मेरा सवाल की है क्या सर? आप बात तो सुन लीजिए मुझे। आपके हिसाब से कानूनी तरीका क्या होता है और गैर कानूनी क्या है? 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा, मुझे भाषण नहीं चाहिए। मेरा नाम अदिति है, अदिति बुलाइए मुझे। वो महबूबा मुफ्ती के लिए रखिए मैम, ये अपनी पार्टी के नेताओं के लिए रखिए। 370 हमें दिया था जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 या 9 स्टेटें थी। आप यहाँ पे एक गवर्नर साहब पे दूसरे गवर्नर, यहाँ की बेरोजगारी खत्म की आपने, यहाँ की मिलिटेंसी खत्म की। एक सेकेंड, पाकिस्तान कानूनी और गैर कानूनी क्या होता है? एक सेकेंड, लेट्स टॉक फैक्ट्स। कहां पे हटाया गया 370 और 370 आया कहां से था, ये बताइए सनम शाह। मैम पहले बात सुना, 370 ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का एक हक था। एक सेकेंड, 370 आया कहां से? मैम जस्ट लिसन टू मी, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, यू आर हियर टू आंसर दैट क्वेश्चन। 370 कहां से आया? 370 कहां से आया? कहां से आया? मैम
370 को यहाँ पे पक्का करने वाले महाराजा हरि सिंह जी को ये मानते थे, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, महाराजा हरि सिंह 370 लेकर आए थे। महाराजा हरि सिंह 370 लेकर आए थे, आप मुझसे ये कह रहे हैं? नहीं सनम शाह, आई थिंक यू डोंट हैव योर फैक्ट्स करेक्ट। एक सेकेंड, आप कह रहे हैं राजा हरि सिंह 370 लेके आए थे? राजा हरि सिंह 370 लेके आए थे सर? महाराजा हरि सिंह जी ने रियासत जम्मू कश्मीर के, आप कानून की बात करें मैम, आप हिंदुस्तान के संविधान की बात करें। हाँ, अब आए ना आप, तो राजा हरि सिंह संविधान बना रहे थे इस देश का, या राजा हरि सिंह 370 संविधान में लेके आए? डॉक्टर भीमराव सनम शाह, स्टिक टू द क्वेश्चन प्लीज, भाषण नहीं है। मैं दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को यह समझ आना चाहिए, जो उन्हें बरगला रहे हैं उनके तथ्य हैं ही नहीं। राजा हरि सिंह ने क्या किया था, आप मुझे ये बताइए सनम शाह, राजा हरि सिंह ने क्या किया था? कश्मीर की सरकार, राजा हरि सिंह ने क्या किया था? आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चली जाऊंगी। सो इफ यू रियली वांट टू टॉक प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। राजा हरि सिंह ने क्या किया था? मैम, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 या 9 स्टेटें थी, ये हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, इसको फ्रंट लाइन पे सर राजा हरि सिंह ने क्या किया था? यू नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। हमने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। राजा हरि सिंह ने क्या किया था? हाँ, क्या किया था राजा हरि सिंह ने? मैम, 1947 में हमें ऑफर था पाकिस्तान जाने का, हमने पाकिस्तान को राजा हरि सिंह ने क्या किया था? फैसला किया। राजा हरि सिंह ने क्या किया था? आवाम को आज देखना है, सुनना है, समझना है इन सियासी दलों की समझ को। राजा हरि सिंह ने क्या किया था? मैम, ये जम्मू कश्मीर उस टाइम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी। सर आप मुझे ना बताइए कैसी स्टेट थी और कैसी नहीं थी, राजा हरि सिंह ने क्या किया था? महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की उस टाइम कमिटमेंट हुई थी कि 370। सनम शाह, नेक्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आइएगा तो होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि 10 मिनट मेरा जाया हो गया। राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था। सुन लीजिए मेरी बात, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर राजा हरि सिंह ने साइन किया था। अब सुन लीजिए दूसरी बात, आर्टिकल 370 देश की पार्लियामेंट से आता है और उसी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, एब्रोगेट किया। तो ये गैर कानूनी कैसे हुआ? इतना कॉमन सेंस का सवाल आप इसका जवाब नहीं दे पाए और आप इसको क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्शंस में। बहुत ज्ञान है आपको सर, क्या आप जनता को समझाएंगे? मुझे तो बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ कि आप जैसे लोग जाएंगे जनता के बीच में, जनता को आप बरगला ही सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इनके सवाल आप ही से हैं सर। मैम, हमें चाइना ने और पाकिस्तान ने 370 उनको सवाल क्या है उनको पता ही नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में भारत की संसद में आया कैसे और वो स्थायी था कि अस्थायी था, ये भी उनको पता नहीं है। जिस संसद ने अनुच्छेद 370 का इनको जो है प्रावधान किया था, उसी संसद ने उसमें संशोधन कर दिया। तो इसमें गैर कानूनी क्या हुआ? कोई गैर कानूनी नहीं हुआ। अत्यंत संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ। अरे बीच में चिल्लाओ मत, चुप रहो। अब तुम्हारे अज्ञान को सुन लिया लोगों ने, आपके मूर्खता भरे बयान को लोगों ने सुन लिया। अब शांत हो जाओ। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट में सर सवाल का जवाब दीजिए सर, प्लीज 1 मिनट, आंसर द क्वेश्चन। जी बोलिए सर। जी देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 370 का संशोधन भारत के संविधान के तहत, जिसको ये संवैधानिक शक्ति है, उस संसद ने संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्णतया पालन करते हुए अनुच्छेद 370 का संशोधन किया। इसलिए इसको गैर कानूनी को वही कहेगा जो भारतीय संसद के अधिकार को समझता नहीं है या भारत के संविधान को जानता नहीं है। ऐसे में इसको असंवैधानिक, गैर कानूनी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अब बात जहां तक रही गुपकर समझौते की, तो अब गुपकर समझौते में जो गुप्तचर है पाकिस्तान और चीन के, तो कोई कहता है कि साहब जो है हम चीन की सहायता से अनुच्छेद 370 लाएंगे, आपकी अगली 50 पीढ़ियां उतर जाएंगी, तब भी चीन आपको समर्थन करके अनुच्छेद 370 पर भारत पर दबाव नहीं बना सकता, ये लिख कर ले ले। दूसरी कहती कि तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। जम्मू एवं कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगा फहराने की व्यवस्था है, इसलिए उनके तिरंगे की, महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान का भी कोई औचित्य नहीं है।
अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस से है कि कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कहते थे कि ये अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, उस अनुच्छेद 370 को संशोधित किए जाने के बाद उस अनुच्छेद 370 को हम फिर लागू करेंगे। इसके गुपकार डिक्लेरेशन पे सिग्नेटरी क्यों बनते हैं? वो पी चिदम्बरम क्यों समर्थन करते हैं कि हम अनुच्छेद 370 को फिर ले आएंगे? कांग्रेस जो है देशद्रोहियों के साथ क्यों खड़ी है? इसका उत्तर जो है कांग्रेस को देना होगा। ठीक है, सनम शाह तो इस वक्त उत्तर देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि वो भाषण रख कर आए हैं और वही वो यहाँ पर आकर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसका समर्थन नहीं करता है। जल्दी से एक कमेंट मोहित भान आपका, और उसके बाद एक कमेंट में इफ्तिकार मिसगर आपका। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, आर्टिकल 370 क्यों चाहिए? आर्टिकल 370 चाहिए इसलिए कि फिर से पत्थरबाजी हो? आर्टिकल 370 इसलिए चाहिए ताकि विकास का नैरेटिव ना चल सके? आर्टिकल 370 इसलिए चाहिए ताकि कुछ परिवारों तक सत्ता जो है, उसकी पावर जो है वो सिमट कर रह जाए? इसलिए चाहिए आर्टिकल 370? अदिति जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी ने भी एक अपना कई चीजें बताई। उन्होंने कहीं तिरंगे की बात की और कहा कि कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगे को उठाने की व्यवस्था है। व्यवस्था तो पिछले 70 साल से है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो तिरंगा लेके घूम रहे हैं? मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन और गांव-गांव गली-गली घूमता हूँ, मुझे ये तिरंगा रैलीज यहाँ कहीं नजर तो नहीं आती हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं आ रही है तो इसमें कहीं आपकी खामी कहाँ रह गई है, आपकी कमी पेशी कहाँ रह गई है? इस चीज को देखना आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आप अलायंस की बात करते हैं कि भाई ये 370 के लिए अलायंस क्यों आ गया? 370 के लिए अलायंस, देखिए पहले तो 370 मांगना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। हर एक चीज को, कल तो इनके युद्धवीर सेठी जो जम्मू के स्पोक पर्सन, उन्होंने बोला जो भी 4G की डिमांड कर रहा है वो टेररिस्ट है। उसके बाद इनके ऑफिस बेरर आंध्र प्रदेश से कल नथुराम गोडसे को लेकर उनको ग्रैंड सैल्यूट पेश कर रहे थे। बाद में जब उनको पूरे मुल्क भर से जूते पड़ गए सोशल मीडिया पे, तो उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। थोड़ा सा भाषा संभाल ले, जो पार्टी थोड़ा सा भाषा संभाल ले, गंभीरता ले आए और मुद्दे पर रहे। जी नहीं, थोड़ा सा मुद्दे पे रहे। जी हाँ, मैं मुद्दे पे हूँ। हाँ, प्लीज, थैंक यू। अनदर 30 सेकंड्स। ये जो दूसरों को देशद्रोही, जी ये जो दूसरों को देशद्रोही कहने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं, एक तो इन्होंने देश के साथ झूठ बोलने की एक व्यवस्था ही जारी कर दी है। चाइना के अंदर लोग हमारी जमीन खा रहे हैं, चाइना के साथ ये सिर्फ बात के ऊपर बात के ऊपर बात कर रहे हैं। तालिबान से बात कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं, तब ये देशद्रोही नहीं होते हैं। जब ये चाइना के साथ बात करते हैं और वहां पे गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमारी जगह छोड़ दो, तब ये देशद्रोही नहीं है। देश के सामने ये सच नहीं बोल सकते हैं। मोहित भान, आप कौन सी ऐसी मीटिंग में गए थे? नाउ वन सेकंड, यू आर नॉट अटैकिंग बीजेपी नाउ यू आर अटैकिंग दिस कंट्रीज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड आई विल नॉट लेट यू डू दैट इन दिस डिबेट। आई एम सॉरी, आप भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं जनाब। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। या तो आप तथ्यों के साथ कहिए, किस मीटिंग में आपने सुना कि भारतीय सेना को जाकर गिड़गिड़ाना पड़ा चाइना के सामने? किस मीटिंग में आपने सुना? कौन सी रिपोर्ट आप देखते हैं? कौन सी रिपोर्ट देखी है आपने? कौन सी मीटिंग में गए थे? चुशूल गए थे आप? कौन सी मीटिंग में आप शामिल हुए थे? चुशूल की मीटिंग में थे आप? Why is BJP politicizing? Why is BJP using? सर, आपके लिए दलहित बड़ा है, अब प्रॉब्लम समझ में आती है। आपके लिए देशहित बड़ा नहीं है। अपने दलहित को साधने के लिए आप इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रैग कर लेंगे, आप इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल खड़े कर देंगे। आप कहेंगे कि हिंदुस्तान गिड़गिड़ा रहा था। मोहित भान, आपको इस बात का मतलब समझ आता है? मोहित भान, आपको इस बात का मतलब समझ आता है जो आपने कही है, या फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को साधना चाह रहे हैं यहाँ पर? जिन्हें आपको लगता है कि उनको अच्छा लगता है भारतीय सेना की बेइज्जती की जाए, भारतीय सेना के बारे में गलत बातें की जाए, यही सब है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? आपको लगता है ऐसा कि लोगों को ये पसंद है? ये आप सोचते हैं? ये आप सोचते हैं सर? ये पूरा देश, आपको मैं इस मंच से इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान करें। आप इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान इस डिस्कशन में तो नहीं कर पाएंगे मोहित भाई। आप तर्क पर रहते, लॉजिक पर रहते, टॉपिक पर रहते तो जरूर मैं आपको प्लेटफॉर्म देती। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आपसे भी सवाल है। जो लोग एंटी इंडिया बातें करते हैं सर, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, आप बहुत पॉलिटिक्स करते हैं इसके ऊपर सर, बैन कराइए ऐसी पार्टियों को। किसने रोका आपको सर? लेकिन आपको भी सूट करता है सर। जो एंटी इंडिया बातें करेगा उसके खिलाफ संविधान सम्मत, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जो एंटी इंडिया बातें करेगा, जो एंटी इंडिया चिंतन करेगा, जो एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल होगा, वह कानूनन कार्रवाई का पात्र होगा और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, होती रहेंगी। और जो कह रहे हैं जनाब
कि भारत की सेना गिड़गिड़ाती है, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान के चाटुकार हैं। इनको लगता है पाकिस्तान जिस तरह से चीन के चरणों में पड़ा हुआ चाटुकारिता करता है और गिड़गिड़ाता है और सुअर खिलाता है मुसलमानों को और इनके सामने टुकड़े फेंकता है और ये उसको कूद पड़ते हैं, उसको हड्डी चूसते हैं। निश्चित तौर पर चीन तो सुअर खिलाता है ना, चीन तो सुअर खिलाता है, सही है। शिनजियांग प्रांत में नहीं, मैं आर्गुमेंट पर ही बात कर रहा हूँ, मैं आर्गुमेंट पर ही बात कर रहा हूँ, फैक्टफुल बात कर रहा हूँ, मैं फैक्टफुल बात कर रहा हूँ, फैक्टफुल बात कर रहा हूँ और मुद्दे पर मैं मुद्दे से हटकर बात नहीं करता और गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता, मैं गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता, मुद्दे से हटकर बात नहीं करता। ये सत्य है। वीगर मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है चाइना में? नहीं, वीगर मुसलमानों के साथ चाइना का क्या ट्रीटमेंट है? आप वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में क्या ट्रीटमेंट है? और उसके बाद क्या पाकिस्तान जो है चीन के समक्ष गिड़गिड़ाता नहीं है? ये फैक्ट नहीं है क्या? वीगर मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जाती है, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। और इफ्तिकार मिसगार, एक कमेंट आपका। मैं तर्क पर ही हूं, सुअर खिलाया जाता है वहां पर। प्लीज आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए सर, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। इफ्तिकार मिसगार, 370 इसीलिए चाहिए, सेना पे टकराव हो, हिंदुस्तान गिड़गिड़ाता है चीन के सामने, पता नहीं कौन आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तिरंगा उठाने वाले नहीं रहेंगे, चीन लाएगा 370। दीदी जी, जो यहाँ पे अभी तक बहस छिड़ी, मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ और उसी दायरे में रहना चाहता हूँ। एक तो आपने एक पैनलिस्ट से सवाल किया कि 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दिया था। बिल्कुल भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो फैसले होते हैं उनका बदलाव पार्लियामेंट में नहीं होता है, क्योंकि उसमें यहाँ पर भी एक जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम थी। सो हम जब बोलते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप उठाया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हम इसलिए बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि तब अगर हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पास हुए थे, तो दोनों असेंबलियों का, एक पार्लियामेंट का और असेंबली का होना जरूर जायज था इस मुद्दे को हटाने के लिए। उस बात पे मैं, तो आपके हिसाब से संविधान में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो सब गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फिर उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। नहीं, आप तो यही कहना चाह रहे हैं मुझसे। और दूसरी बात, पंडित नेहरू ने, प्लीज सर, और पंडित नेहरू ने क्या नहीं कहा था ये टेम्परेरी है, घिस घिस कर खत्म हो जाएगा। देखिए हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी तब। ये प्रावधान सिर्फ जम्मू कश्मीर रियासत को था कि जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तभी हमारा अपना आईन था। तो उस चीज को मद्देनजर रख के पार्लियामेंट को फैसला लेने का बिल्कुल हक है, 100% अधिकार है, मगर जम्मू कश्मीर की असेंबली और पॉपुलर सरकार इसमें होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। और सवाल है मेरा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने एक अलग इंटरप्रिटेशन दे दिया सर, एक अलग इंटरप्रिटेशन दे दिया, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपके हिसाब से ये टेम्परेरी होना था या इसको परमानेंट होना था? आप मुझे इतना बता दीजिए। देखिए 370 का परमानेंट होना या टेम्पररी होना हमारे लिए लोगों के लिए, आपके आर्गुमेंट को सूट नहीं करता ना सर, आपके आर्गुमेंट को इस डिस्कशन में सूट नहीं करता सर। सुनेंगे, ये तो जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स हैं, इफ्तिकार मिसगर जी, सुशील पंडित जी, मेरी बात भी सुनिए सर। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप गलत बयानी करेंगे तो उसके लिए मैं आपको मंच नहीं दे सकती ना सर, उसके लिए मैं नहीं दे सकती। जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ टेम्परेरी था या परमानेंट था, तो आपके लिए मैटर नहीं करता सर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आधी बात आपकी मानी जाए और आधी बात छोड़ दी जाए जिसमें आप कॉर्नर हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता। सुशील पंडित जी। अदिति जी, इफ्तिखार जी आपको पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि भारत का संविधान भारत की संविधान सभा ने बनाकर दिया, लेकिन उस संविधान सभा का उत्तराधिकारी सदन भारत की संसद है और उसी संविधान में भारत की संसद ने 100 से ज्यादा संशोधन किए हैं पिछले 70 वर्षों में, क्योंकि भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है वो संविधान। उसमें नए कानून डालना, उसमें पुराने कानूनों का संशोधन करना, यह भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र में है। यह एक सॉवरेन बॉडी है।
जिनको लोकतंत्र की और संवैधानिक प्रक्रियाओं की जानकारी ना हो वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई अनुच्छेद था भारत के संविधान में। इसको तो 70 साल नहीं लगने चाहिए थे जाने में, 4-5 साल के अंदर चले जाना चाहिए था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में यह अस्थाई अनुच्छेद बना रहा और इसकी आड़ में कश्मीर में कुकर्म होते रहे, और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पिछले वर्ष संशोधित करके निष्प्रभावी किया गया। इसमें कोई भी बहस की गुंजाइश नहीं है, और जो इसके ऊपर पुनर्विचार की प्रक्रिया चल रही है वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है। उसका भी नतीजा जब समय होगा आ जाएगा। लेकिन रही बात इस डकार गैंग की, ये जो गुप्त कर गया है ना लाखों करोड़ रुपया इस देश का, आप गुप्त कर कह रहे हैं, मैं कह रही हूं पूरे राज्य में खर्च होना था वहां की जनता पर। हाँ, ये गप कर गया है, ये गपकार गैंग डकार गया है, ये गपकार गैंग ये अब पाखंड छोड़कर इकट्ठा हो गया है। ये पिछले कई वर्षों से इस पाखंड में इस देश को उलझाए रखता था कि हम एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनमत हासिल करके सत्ता में आते हैं। ये दरअसल मिलीभगत का मामला था जी। ये एक दूसरे की भी मदद करते थे और मिल करके जो इनका एक कॉमन एजेंडा है जो अब खुल करके सामने आ गया है, पाकिस्तान समर्थन एजेंडा, अब ये उसके ऊपर चलने को बाध्य हो गए हैं क्योंकि इनके सारे मुखौटे उतर गए हैं। इनकी कोई भी चाल अब चलने वाली नहीं है क्योंकि पूरा देश समझ गया है कि ये कहां टिके हैं। ये कभी चीन का हाथ मांगते हैं, कभी पाकिस्तान का मुंह देखते हैं, कभी जिहाद का हाथ थामते हैं, ये कभी हुर्रियत के साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी हुर्रियत के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये सब एक हैं जी। और ये अब पाखंड निकल करके आ गया है और सामने ये सब के सब एक्सपोज हो गए हैं। आप एक्सपोज होने की बात कर रहे हैं, मेरे पास अब वक्त कम है, मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में सनम शाह, जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत की थी, चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को वापस लेकर आएंगे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तिरंगे को नहीं उठाऊंगी, कांग्रेस पार्टी इन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करती है? मैम, पहले आप मुझे इतनी बात बताएं कि 370 हमें चाइना ने नहीं दिया, ना पाकिस्तान ने दिया। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं मैं उसका जवाब चाह रही हूं सनम शाह। हमें पता है कि मैम आप हमारी बात भी सुना करें ना। मैं आपकी बात सुन चुकी हूं, 10 मिनट में सुन चुकी हूं। आपको ये नहीं पता था कि राजा हरि सिंह ने क्या किया था? मैं सुन चुकी हूं। आपको ये नहीं पता कि जब पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसको गैर कानूनी नहीं कहा जाता। इस देश में डिक्टेटरशिप नहीं चलती है सर। ये किसी की पर्सनल फील्डम नहीं है, ये फैमिली फील्डम नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च मंदिर है जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है सनम शाह। किससे पूछ के ये फैसला पार्लियामेंट कहा जाता है, जो डिसीजन वहां पर लिए जाते हैं उन्हें गैर कानूनी नहीं कहा जाता क्योंकि जनता के नुमाइंदे वो डिसीजन लेते हैं। अब आप आ जाइए, सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी इन 2 स्टेटमेंट्स को एंडोर्स करती है, सपोर्ट करती है या नहीं करती है? बताइए आप। मैम प्लीज, मैं आपसे खुदारा कहता हूं कि 2 मिनट मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना। मैं 10 मिनट सुन चुकी हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमारी बात का असर नहीं ना समझ रहे आप। सबसे बड़ी बात है मैम, अमेरिका के सदर जो हैं वो बनते हैं, कश्मीर के लिए ट्वीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खराब हो जाती है। इनको सबसे बड़ा ठीक है सनम शाह जी, बात जम्मू कश्मीर की होगी, आप चले जाएंगे अमेरिका। मैं आपसे बात कर, आप राजा हरि सिंह का नाम लेंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि राजा हरि सिंह ने कौन सा डॉक्यूमेंट साइन किया था। प्लीज जनता के बीच में जाइएगा तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाइएगा। जनता की कुछ उम्मीदें होंगी आपसे, जनता की कुछ उम्मीदें होंगी। प्लीज, इस वक्त मेरे पास समय इतना ही है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम ऑन जी न्यूज़ प्लीज डू योर होमवर्क, डोंट प्रिपेयर अ स्पीच। मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting Zee News app available on Google Play and App Store. Download it now.